हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। कहानी की शुरुआत आधी रात को एक कमरे से एक लड़की की रोने की आवाज से बाहर तक आ रही थी। उन आवाजों के साथ उसके दर्द भारी चीखें भी कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। पर उसकी इन दर्द भरी चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। वही कमरे के अंदर एक लड़की बेड पर बिना कपड़ों के यूं ही लेटी हुई थी। और उसके ऊपर एक लड़का था जो कि काफी बेरहमी में से उसे लड़की के साथ पेश आ रहा था। उस लड़की के पूरे चेहरे पर काफी ज्यादा निशान थे। यहाँ तक कि उसके गले से लेकर उसकी पूरी बॉडी तक सिर्फ निशानी ही निशान थे। उसके पूरे बॉडी पर इस तरह के निशाने को देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसे पर कितनी ज्यादा जोर जबरदस्ती की जाती है। वही इस समय भी वह काफी ज्यादा रो रही थी। पर उसके ऊपर जो लड़का था वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा वह लड़की जितना ज्यादा चीख रही थी, जितना ज्यादा रो रही थी, वह उसके साथ उससे भी कहीं ज्यादा रफ होता जा रहा था। और उसकी यह रफनेस एक हद तक वह बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो जाती है। उस लड़की की बेहोश होते ही वह लड़का रुक जाता है। और वह उसे लड़की की तरफ देखने लगता है। उस लड़की का छोटा सा चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भीगा हुआ था, जो कि खिड़की से आ रहे चांद की रोशनी में पूरी तरह से साफ साफ दिख रहा था। वही वह लड़का अब उसके ऊपर से उठता है और एक नजर उसकी पूरी बॉडी को देखता है, जिस पर सिर्फ उसके दिए निशान ही थे। हर तरफ लाल और काले निशान भरे हुए थे। उसे लड़की की इतनी बुरी हालत देखने के बाद भी उसे लड़के को उस लड़की पर जरा भी तरस नहीं आती है। वह उठकर सीधा बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद में बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है और बिना उसे लड़की की तरफ ध्यान दिए कमरे से बाहर चला जाता है। उसे लड़के के जाने के बाद भी वो लड़की इस तरह बेड पर बेजान से हालत में पड़ी रहती है। इस घर में उसे लड़की के अलावा इस समय और कोई भी नहीं था। ऐसा इस घर में कोई भी नहीं था जो कि उसके दर्द को समझ सके या फिर उसे इस दर्द से बचा सके। सुबह का समय, विंडो से आ रही सूरज की रोशनी कर्टन से छनकर सीधा बेड पर पड़ रही थी। वही बेड पर सोई हुई एक लड़की, उसके लंबे बाल पूरी तरह से बेड पर बिखरे हुए थे और उसके बालों ने बेड को पूरी तरह से ढक रखा था। उसका छोटा सा चेहरा जो कि इस समय सामने की तरफ था। गोरा रंग, बंद आंखें उसकी, वह बड़ी बड़ी पलकें, छोटी सी नाक और उसके वह छोटे से होठ। देखने में लड़की बिल्कुल किसी परी की तरह थी, पर इस समय उसकी जो हालत थी उसे देखकर किसी की भी रूप काम जाए। रात भर दर्द को बर्दाश्त करने के बाद वह लड़की सुबह नींद में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसे अपने पूरे शरीर में एक तेज दर्द महसूस होता है। पर वह उस दर्द को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बेड से उठने की कोशिश करते हैं। पर वह बेड से उठ नहीं पाती हैं। वह जैसे ही उठती हैं, फर्श पर धम से गिर जाती हैं। उसके पूरे पैर हाथ कांप रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके जिस्म पर जान ही ना बचा हो। उस लड़की की ऐसी हालत थी कि ना तो रो सकती थी और ना ही अपना दर्द किसी से बयां कर सकती थी। इन 3 सालों में वो पूरी तरह से पत्थर बन चुकी थी। आखिर वो इन 3 सालों से यही सब तो बर्दाश्त कर रही थी। उसके अंदर के हर एक जज्बात मर गए थे। यहाँ तक कि उसने आखिरी बार कब मुस्कुराया था वह ये भी भूल चुकी थी। ना उसके पास अपना कहने वाला कोई था और ना ही उसके दर्द को समझने वाला कोई था, जिसकी वजह से उसने अपने दर्द को अपने सीने में दबा लिया था। वह हिम्मत करके फर्श से उठती है और अपनी लड़खड़ाते कदमों के साथ बाथरूम की तरह बढ़ जाती है। वह लड़की बाथरूम में आते हैं बाथरूम में लगे बड़े से मिला के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बदन पर ओढ़े हुए उसे कंबल को वहीं नीचे फर्श पर गिरा देती है। उसके बाल बुरी तरह से उलझेल हुए थे। आंखों से काजल पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। होठों पर खून सूख चुका था। साथ है उसके बदन पर इतने निशान थे कि शायद ही वह उन निशानों को छुपा पाती। अपनी हालत को देखते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द भरे मुस्कान तैर जाती हैं। उसके बदन पर जो भी निशाना इस समय था वह उसके प्यार के ही दिए हुए निशानी थी, पर फर्क बस इतना था कि इसे ये निशानियां प्यार से नहीं, नफरत में मिली थी। ये निशानी उसे नफरत में मिली थी, वह भी उस गलती के लिए जिसे उसने कभी किया ही नहीं था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी जिंदगी में वह बस एक खिलौने की तरह है। जब उसे आदमी का दिल चाहता है वह उसके करीब आता है, और जब दिल चाहता है वह उसे किसी कचरे की तरह खुद से दूर कर देता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी एक समय में यहाँ आकर खड़ी हो सकती है। कहाँ 3 साल पहले उसके पास सब कुछ था सिवाय इस इंसान के, और अब उसके पास के इंसान है तो सब कुछ उस छूट चुका है। ना तो उसके पास अब उसका परिवार बचा है और ना ही अब उसके पास उसकी पहचान बची है। वह इस शादी के बाद गुम होकर रह गए थे इस घर में। पूरे 3 साल हो चुके थे पर उस लड़की ने आज तक इस पैलेस से बाहर अपने कदम नहीं रखे थे। शुरुआत के दिनों में जब वह शादी करके आए थे तो वह बाहर जाने की जिद किया करती थी। पर हर बात पर, हर चीज पर बिना गलती के सजा पाने के बाद उसने अपने हर एक जिद को, अपनी हर एक ख्वाहिश को दबाना सीख लिया था। और अब तो उसे अपने दर्द से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह लड़की अब मिरर के सामने से हटते हुए जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और शॉवर ऑन करके भीगने लगती है। उसकी आज जो हालत थी उसके लिए इसमें कोई नई बात नहीं थी। हर सुबह उसकी यही हालत होती थी।
इसलिए उसने अब इस बात से एतराज करना ही छोड़ दिया था और उसने इस सच को ही अपना लिया था। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती हैं। उसकी आंखें बुरी तरह से लाल थी, साथ ही उसका पूरा चेहरा भी लाल था। उसके गले पर काटने के निशान भरे हुए थे, जिन्हें वह छुपाने के लिए ड्रेसिंग मिरर के सामने आते हैं और खुद को उसे मिरर में देखती है। लंबी काले घने बाल चुके समय भीगे हुए थे और उनसे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर टपक रहे थे। छोटा सा गोरा सा चेहरा, फूले हुए गाल और उसकी नीली आंखें, जिन आंखों को देखकर कभी सबको सुकून आया करता था, आज उन आंखों में सिवाय दर्द के किसी को कुछ नहीं दिखता था। उन आंखों में एक दर्द और एक खालीपन, बस इन दोनों ने ही पनाह ले रखा था। उसके होंठ के किनारे थी कट लगी हुई थी, जो कि साफ साफ नजर आ रहा था, पर खुद के हालात को देखते हुए भी वह उफ तक नहीं करती है। उसे लड़की ने इस समय सिंपल से रेड कलर के साड़ी पहने हुए थे, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, चेहरे पर ना कोई मेकअप और ना ही कोई चमक। डल पड़े चेहरे के साथ हुआ हेयर ड्रायर को उठाती हैं और अपने बालों को सूखने लगते हैं। अपने बालों को सुखाने के बाद अपने गले के उन निशानों को छुपाती हैं और अपने धीमे कदमों से वह कमरा से बाहर निकल आते हैं। वह लड़की कमरे से बाहर आती है और सीढ़ियों से उतरते हुए सीधा हॉल में आती है। उसे हॉल में आज फिर कोई नजर नहीं आता। वह किचन की तरह बढ़ जाती है तो किचन में उसे एक 70 साल की उम्र के आसपास के एक औरत दिखती है। वह उन्हें देखकर भी इग्नोर कर देती है। उसके बाद वह किचन के कामों में लग जाती है। वह औरत उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने आंखों में आए उन आंसुओं को छुपा लेती है। वह लड़की अभी किचन में आई ही थी कि पीछे से वह औरत जो कि वहां काम करती थी, वह उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, आराया बिटिया, क्या तुमने अपनी दवाई ले ली है? उसे औरत की पूछने पर भी वह लड़की कोई जवाब नहीं देती और अपने कामों में लगी हुई रहती है। जब वह औरत देखी है कि वह लड़की अब उसकी बातों का भी जवाब नहीं दे रही है, तो वह उसके थोड़ा और करीब जाती हैं और उसके कंधे पर अपने हाथ को रखकर उसे अपनी तरफ घूमते हुए उसे देखते हैं। उसके बाद वह आगे कहती हैं, बिटिया पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद तुम काम कर लेना। ये तुमने क्या हालत बना रखी है? अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आर्या आरिश की पत्नी उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती हैं, फिर वह अपनी नजरें वापस से उन सब्जियों पर लगती है जिसे वह अपनी धो रही थी। वह उन सब्जियों को धोते हुए बोली, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है काकी, हम ठीक हैं और वैसे भी हमें इन सब की आदत हो चुकी है। आप बस सारे सामान निकाल कर यहाँ रख दीजिए और आप ही किचन से बाहर चले जाए, हम थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं। आर्या के चेहरे पर इस समय कोई भी इमोशन नहीं थे। वह अपने शांत आंखों से काम करते हुए एकदम धीमी में आवाज में कहती है। उसकी आवाज में भी कोई जज्बात नहीं थे और काकी भी इस बात को समझ रही थी। आर्या की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर वह उन दोनों के बीच कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उनका कोई हक नहीं था कि वह आरिश को कुछ भी कहे। वह आरिश के यहाँ काम करती थी, ना कि वह आरिश के घर की थी। आर्या के खाने के बाद कहा कि अपना सिर नीचे करते हुए सारे समाज को निकालकर वही काउंटर पर रख देती है। फिर वह एक नजर आर्या की तरफ देखते हुए किचन से निकल जाती है। काकी की आंखों में आर्या को देखते हुए आंसू थे, पर मानो आर्या के तो आंसू ही सूख चुके थे। काकी के जाने के बाद आर्या पलटकर एक नजर दरवाजे की तरफ देखती हैं। किचन में किसी को ना देखकर आर्या खुद को संभाल नहीं पाती हैं। उसकी आंखें भी नम हो जाती है, पर वह अपने आंसुओं को बाहर आने नहीं देती है। वह उसे अपने आंखों में ही रोक लेती है। वह अपने जज्बातों पर काबू किया अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद आर्या पूरा ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वह अपने हाथों को धोते हुए किचन से बाहर आती हैं और आर्या भी किचन से बाहर आई थी कि उसे सीढ़ियों से नीचे आता हुआ आरिश नजर आता है। आरिश आर्यन 6'2" हाइट, गेहुआ रंग, उसकी मस्कुलर तूने बॉडी जो कि इस समय उसके कपड़ों के ऊपर से भी पता लगाया जा सकता था। उसकी भूरी आंखें जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसके वह सिल्की काले बाल जो कि उसकी आंखों को भी ढक रहे थे और उसके वह पतले होंठ जिसे देखकर कोई भी उसे पर फिसल जाए। आरिश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था। आरुष इस समय डार्क ब्लू कलर के 3 पीस बिजनेस सूट में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एक समय था जब आर्या उसके इसी लुक पर फिदा हो गई थी, पर आरिश को इस तरह से देखकर भी आर्या के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स बात नहीं आती थी। आर्या के सारे जज्बात आरिश ने ही 3 साल पहले ही खत्म कर दिए थे। आर्या उसके साथ रह तो रही थी, पर एक जिंदा लाश की तरह वो सिर्फ वही करती जो आरिश चाहता था। ऐसा मानो आर्या उसके हाथों के कठपुतली बन गई थी और उसकी कोई जिंदगी को ही ना। आरिश सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आता है और वह सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। वही जब आर्या देखती है कि आरिश डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ रहा है, तो वह कमरे की तरफ ना जाकर वापस से किचन में आती है और आरिश के लिए ब्रेकफास्ट निकालकर उसे लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है। आर्या डाइनिंग एरिया में आकर आरिश के सामने उसके ब्रेकफास्ट के प्लेट को रखती हैं और एक गिलास में ऑरेंज जूस निकालकर आरिश के सामने रखकर वहीं पर अपने सर को झुकाए खड़ी हो जाती है। वही आरिश जो कि आर्या को ही देख रहा था। आर्या को लाल रंग की साड़ी में देखकर, उसके हाथों में भरी हुई चूड़ियों को देखकर, उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखता है। उसका छोटा सा चेहरा इस समय काफी ज्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था, पर इस समय भी उसकी खूबसूरती कहर ढा रही थी।
आर्या देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, पर इन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा पतली भी हो गई थी। आरिश को ही देख रहा था। आर्या जब उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है, उसके बाद वह जब खड़ी हो जाती है तो आयस भी अपनी नज़रें आर्या से हटाकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। इस समय आरिश के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। वह अपना ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद वह चेयर से उठते हुए एक बार फिर आर्या की तरफ देखता है और वह अपने हाथ को आर्या के कमर में डालकर उसे सीधा अपनी तरफ खींच लेता है। आर्या, जो कि इस समय इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वह सीधा जाकर आरिश के सीने से टकराती है। आरिश की कमर को अपनी मजबूत हाथों से दबोचकर आर्या के छोटे से चेहरे को अपने दूसरे हाथों से पकड़कर ऊपर उठाता है और बिना एक भी पल का गवाए वह उसके छोटे से होठों को अपने होठों के बीच दबा लेता है और वह पूरे पैशनेट होकर आर्या को किस करने लगता है। आर्या, जिसके होंठ पहले से ही कल रात की वजह से दर्द कर रहे थे, साथ ही उसके होंठ भी कटे हुए थे, उसे आरिश के इस किस की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और इस दर्द को सहने के लिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। उसके मुंह से अब तक दर्द से एक आह तक नहीं निकली थी, साथ ही उसके दोनों हाथ भी उसके साड़ी पर कसी हुई थी। उसने अब तक आरिश को हाथ नहीं लगाया था, वह सीधा खड़ी थी। आरिश जो कर रहा था वह उसे करने दे रही थी। वही आरिश अपनी पकड़ और भी ज्यादा आर्या की खुली कमर पर कसते हुए उसके होठों पर एक बार फिर से बाइट कर आर्या को खुद से दूर करता है। आर्या का छोटा सा चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था, साथ ही उसके होठों से एक बार फिर खून निकलने लगा था। वही आरिश की पकड़ अभी भी आर्या के कमर पर कसी हुई थी। आरिश आर्या की कमर को पकड़े खुद से चिपकाए हुए हैं। उसके गालों पर किस करते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो वाइफी। इस साड़ी में तो तुम और भी ज्यादा कमल की लग रही हो, पर सबसे ज्यादा कमाल की तो तुम रात में लगती हो, जब तुम मेरे नीचे मेरे नाम को मौन करती हो। आरिश अपनी बात कहकर तिरछा मुस्कुराते हुए आर्या को देखता है, जो कि अपनी नजरें नीचे किए चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। आर्या की कमर को छोड़ता है और वह सीधा बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं आर्या उसे जाते हुए देखकर तुरंत ही अपने कमर पर हाथ रख लेती है। आर्या अपना सर नीचे करके देखती हैं, तो उसकी कमर पर बारिश की उंगलियों के निशान छाप चुके थे, जो कि इस समय काफी ज्यादा लाल नजर आ रहे थे। आर्या उस निशान को देखते हुए एक बार फिर से अपने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है और अपने इस दर्द को भी इग्नोर कर वो डाइनिंग टेबल से प्लेट को उठाते हैं और वापस से किचन में चली आती है। आरिश के जाने के बाद आर्या उस प्लेट को उठाने के बाद किचन में आते हैं और प्लेट को सिंक में रखकर आर्या अपने लिए ब्रेकफास्ट निकलती हैं और वह वही किचन में ही फर्श पर बैठकर खाने लगती हैं, क्योंकि उसे समय काफी ज्यादा भूख लगी थी। पर आरिश के होते हुए उसे ब्रेकफास्ट करने की परमिशन नहीं थी और जब तक आरिश ब्रेकफास्ट नहीं कर लेता है तब तक उसे भी खाना खाने की परमिशन नहीं थी और इसी चक्कर में तो कभी कभी आर्या का पूरा दिन निकल जाता था। पर आरिश वह बाहर ही खाकर बाहर ही रह जाता था और इधर आर्या बेचारी सारा दिन भूखी ही उसके इंतजार में रह जाती थी। पर अब जब आरिश खाकर ऑफिस जा चुका था तो आर्या भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही कहा कि जो कि इस समय हाल की सफाई कर रही थी वह आरिश के जाते ही किचन में आती हैं, क्योंकि काकी को आर्या की मदद करने की इजाजत नहीं थी। इसलिए आर्या जब भी किचन में या फिर कुछ काम कर रही होती है तो उसके आसपास काकी को रहने की परमिशन नहीं थी। इसलिए जब तक आरिश घर में रहता था काकी आर्या से दूर ही रहती थी। पर जैसे ही आरिश घर से जाता था काकी आर्या के पास आ जाया करती थी और वह इस समय किचन में आकर देखती हैं तो आर्या को फर्श पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते देख उनकी आंखों में फिर से नमी उतर आती है। पूरे 3 सालों से कहा कि आर्या को इसी तरह से अपनी जिंदगी काटते हुए नजर आ रही थी। कभी कभी तो कई भी सच में पड़ जाती थी कि आखिर आर्या में इतनी हिम्मत आती कहां से है, जो इतने जुल्म सहने के बाद भी वह इस रिश्ते को निभा रही है। अगर आर्या की जगह कोई और लड़की होती तो कब का इस रिश्ते को तोड़कर जा चुकी होती। पर आर्या ऐसा नहीं कर रही थी और ऐसा वो क्यों नहीं कर रही थी ये पूछने की हिम्मत काकी में नहीं थी, क्योंकि आर्या के हर एक जवाब में सिर्फ उसका दर्द भरा होता था। काकी दरवाजे पर ही खड़ी होकर बिना कुछ कहे आर्या को खाना खाने देती है, क्योंकि वह जानती थी दोपहर का खाना आर्या तब तक नहीं खा पाएगी जब तक आरिश घर नहीं आता और आरिश भी आर्या को परेशान करने के लिए दोपहर को लंच के समय घर आया करता था और अगर उसे लंच ना भी करना होता था तो भी वह घर आया करता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं आर्या ने उसके बात काट कर उससे पहले लंच तो नहीं कर लिया। आरिश को बस एक बहाना चाहिए होता था आर्या को हमेशा टॉर्चर करने का। इधर आर्या ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे प्लेट को धोती है और उसे वापस से अच्छे से रख कर वह किचन से बाहर आ जाती है। आर्या काफी ज्यादा थक गई थी और रात की भी थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पर अगर वह सुबह उठकर आरिश के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनती तो आरिश उसके लिए आज का दिन काफी ज्यादा मुश्किल बना देता। इसलिए आर्या बिना अपने दर्द की परवाह किया वह सारी चीज करती हैं जो आरिश उसे हर दिन करवाता था। आर्या किचन से निकलकर अपने कमरे में चली आती है और वह आते हैं सीधा बेड पर लेट जाती है, क्योंकि उसे इस समय अपने शरीर में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे ये दर्द तो सुबह से ही महसूस हो रहा था, पर इस दर्द को छुपाने की अब आर्या को आदत से हो गई थी।
आर्या बेड पर लेटे लेटे हैं कब नींद की आगोश में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ आ एंटरप्राइजेज कंपनी की ऊंचाइयां लगभग आसमान को छू रही थी। पूरी बिल्डिंग कांच से बनी हुई थी, जो कि सूरज की रोशनी में चमक रही थी। देखने से यह बिल्डिंग इतना ज्यादा खूबसूरत था कि कोई भी बाहर से ही देखने के बाद इसे अपनी नजर ना हटा पाए। वही इस कंपनी के 25th फ्लोर पर आरिश का केबिन था। इस फ्लोर पर और किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी, सिवाय आरिश के असिस्टेंट के। यहाँ तक कि आरिश के असिस्टेंट का भी केबिन इस फ्लोर पर नहीं था। वह इसके नीचे वाले फ्लोर पर अपने काम किया करता था। इस फ्लोर पर बस 2 ही केबिन थे, एक आरिश का और एक वह केबिन था जो हमेशा खाली रहता था, और किसी को नहीं पता था कि उसके आप बिन को खाली क्यों रखा गया है। यहाँ तक कि इस कंपनी में इस फ्लोर पर मिस्टर आर्यन भी नहीं आते थे। वह भी इसके नीचे वाले फ्लोर पर से ही अपने काम को मैनेज करते थे। आरिश इस समय अपने केबिन में अपने चेयर पर बैठे उन कांच की दीवारों से बाहर की तरफ देख रहा था। ऊंचाइयों से बाहर शहर का नजारा काफी खूबसूरत लग रहा था। आरिश इस समय विंडो से बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इस समय उसके मन में क्या चल रहा है, पर उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि इस समय वह जो भी सोच रहा है वह काफी ज्यादा खतरनाक है। आरिश आज पूरे दिन कोई काम नहीं करता है, वह बस विंडो से बाहर देखते हुए अपनी सोच में ही घूम रहता है। लंच का टाइम होने पर उसके फोन की अलार्म बजने लगती है। फोन के अलार्म को सुनने के बाद जैसे आरिश होश में आता है। अलार्म सुनते हैं आज उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वह अपने चेयर से उठकर अपना फोन उठाता है और अपने केबिन से निकल जाता है। आरिश अपने केबिन से निकलकर सीधा पार्किंग में आता है, जहां पर उसकी कार पहले से ही तैयार थी। आरिश के गार्ड पहले से ही जानते थे कि इस समय आरिश घर जाता है, इसलिए वह सभी पहले से ही तैयार थे, और इसके आते ही एक गार्ड आगे बढ़कर आरिश के लिए कार का दरवाजा खोलते हैं। आरिश के कार में बैठता है, और उसके बैठते ही कार उसकी डाक पैलेस की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में आरिश की कार डाक पैलेस के आगे रुकती है। आरिश कार से बाहर आता है और वह सीधा पैलेस के अंदर चला जाता है। आरिश पैलेस के अंदर आकर हॉल में देखता है, और हर बार की तरह उसकी नजरें सिर्फ आर्या को ही ढूंढ रही थी, पर उसे आज आर्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। आर्या को हॉल में ना देखकर आरिश अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है, पर किचन के पास आने के बाद आरिश को किचन भी खाली नजर आता है। आर्या को किचन में भी ना देखकर अब आरिश की आंखें कठोर हो जाती है, और वह सीधा ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आते ही उसकी नजर सीधा बेड पर सो रही आर्या पर जाती है। आर्या को इतने आराम से बेड पर सोता हुआ देखकर बारिश की आंखों में गुस्सा उभर आता है, और वह तुरंत ही बेड तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। बेड के पास पहुंचकर आरिश एक झटके से आर्या के कलाई को पकड़कर उसे बेड से खींचकर नीचे उतार देता है। आर्या, जो कि इस समय काफी गहरी नींद में थी, वह आरिश के इस तरह से खींचने पर खुद को संभाल नहीं पाती और वह सीधा फर्श पर जा गिरती है। फर्श पर गिरते ही आर्या के मुंह से एक दर्द भारी चीज निकल जाती है, पर आरिश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने घुटनों के बाल फर्श पर बैठता है और आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर कसकर उसके गालों को दबाते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाता है, और उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं रखा है। क्यों हर बार भूल जाते हो कि तुम यहाँ किस हैसियत से रह रही हो, और क्या सोचकर तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही थी? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं इस टाइम घर आता हूँ लंच करने के लिए? क्या तुमने लंच रेडी किया है? आरिश की बात सुनते हैं आर्या की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि उसे तो टाइम का अंदाजा ही नहीं था। वह इतनी गहरी नींद में सोई थी कि कब लंच का टाइम हो गया उसे पता भी नहीं चला, और आज उसने लंच भी नहीं बनाया था। वह अब अपनी डरती हुई नजरों से आरिश की तरफ देखती है, क्योंकि वह जानती थी आगे क्या होने वाला है, और इसके लिए वह इस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर उसकी मर्जी यहाँ मायने ही कब रखती थी। आरिश बिना आर्या की किसी भी बात को सुने वह उसकी बाहों को पकड़कर उसे फर्श से उठता है और उसे सीधा बेड पर धकेल देता है। आर्या एक बार फिर से जाकर सीधा बेड पर गिरती हैं, और एक बार फिर उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती हैं। पूरी रात उसे दर्द को सहने के बाद अब आर्या में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दोबारा से उन सब को झेल सके। भले ही उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, पर आर्या को आज भी वह सब करने में उतना ही ज्यादा दर्द होता था जितना ज्यादा उसे पहली बार में हुआ था, क्योंकि आरिश कभी भी उसके साथ जेंटल रहा ही नहीं था। वह हर वह मुमकिन कोशिश करता जिससे कि आर्या को तकलीफ हो, और वह अपने हर कोशिश में कामयाब भी हो जाया करता था। आर्या तुरंत है बेड पर पलटकर बैठ जाती हैं, और वह अपनी डरी नजरों से आरिश की तरफ देखती हुए धीरे से बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बस थोड़ी देर आराम कर रही थी। आप बस 10 मिनट बैठे, मैं आपके लिए लंच बनाकर लेकर आता हूँ। पर प्लीज वह सब फिर से मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं नहीं सह सकती फिर से उन सब चीजों को। कहते हुए आर्या के शब्द लड़खड़ा आ रहे थे। आर्या की बात सुनकर आरिश घूर कर आर्या को देखता है, ये सब तुम्हें सोने से पहले सोचना चाहिए था, और अब जब तुमने गलती कर दी है तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही है, खाने से नहीं सही, पर आज मैं तुमसे ही अपना पेट भरकर काम चला लूंगा। इतना बोलकर आरिश अपने एक आंख दबा देता है
उसके चेहरे पर इस समय एक स्माइल थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी, और वह अपने पेट से अपनी बेल्ट खोलने लगता है। आरिश को बेल्ट खोलता देख अब आर्या की आंखों में डर भर जाता है। साथ है वह आरिश की बात सुनने के बाद पहले ही बुरी तरह से कांप चुकी थी। वह डर से बेड पर ही पीछे खिसकते हुए आरिश की तरफ देखते हुए अपने लड़खड़ाती आवाज में बोली, प्लीज मत कीजिए ना ऐसा, मैं आपके लिए लंच बना कर लिए आता हूँ। मैं ये सब दोबारा नहीं सह पाऊंगी, मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज बस आज के लिए मुझे जाने दीजिए। आर्या अपनी बात कह ही रही थी कि आरिश अपने बेल्ट को निकालने के बाद अपने कदम बेड की तरह बढ़ा देता है। वही जब आर्या देखती है कि आरिश उसकी एक भी बात को सुन नहीं रहा है, उल्टा वह और उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है, तब आर्या की दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वह डर से बेड पर पीछे की तरफ खिसकने लगती है, पर आरिश बेड के पास पहुंचते ही अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के पैरों को पकड़कर एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आर्या इतनी नाजुक सी थी, आरिश के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली थी। आरिश आर्या को अपने पास खींचता है। वह उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके दोनों हाथों को अपने बेल्ट से बांध देता है। वही आर्या डरी नजरों से बार बार आरिश को देखते हुए खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, पर आरिश के कानों में तो मानो उसकी आवाज जा ही नहीं रही थी। वह अपनी मन की किए जा रहा था। आरिश आर्या के हाथों को बांधने के बाद उसे बेड पर धक्का दे देता है, जिससे आर्या सीधा बेड पर गिरती है और बिना एक भी पाल गवाए आरिश सीधा आर्या के ऊपर आ जाता है। अब आर्या की छोटी सी बॉडी आरिश के नीचे दबी हुई थी। वही आरिश अपने गुस्से ही भर नजरों से आर्या को ही देखे जा रहा था। वह आर्या के हाथों को उठाकर उसके सिर के ऊपर दबाता है और अपने दूसरे हाथ से वह आर्या की साड़ी की पल्लू को उसके सीने से हटा देता है। आर्या खुद को आरिश से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। साथ ही वह बार बार अपने छोटे से बॉडी को मूव करते हुए वह आरिश की पकड़ से निकलने की भी कोशिश कर रही थी, पर उसकी हर एक कोशिश आरिश के आगे बेकार थी। आरिश एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़े दूसरे हाथ से उसकी साड़ी को उसके बदन से अलग कर देता है। वहीं अब आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे और अब वह बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उसके कुछ भी कहने से आरिश नहीं रुकने वाला है। वह वही करेगा जो उसका मन कर रहा है, फिर वह चाहे कितना भी उसके सामने गिगड़ ले, आरिश उसे नहीं छोड़ने वाला। वही आरिश आर्या की साड़ी को उसके बदन से अलग करके फर्श पर फेंक देता है। उसके बाद वह एक एक कर आर्या के बदन से उसके सारे कपड़े निकाल देता है। आरिश आर्या के बदन से उसके सारे कपड़े निकालकर फर्श पर फेंकने के बाद वह आर्या की तरफ देखता है। वही आर्या अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाए आरिश के नीचे बिल्कुल शांत थी, मानो उसे अब इस चीज से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। आरिश जब आर्या का ऐसा रिएक्शन देखता है तो उसके भाव और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। साथ ही वह अपने मजबूत हाथों से उसके नाजुक से कमर को पकड़कर काफी जोर से दबा देता है, जिस दर्द महसूस करके आर्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं, पर वह अपने मुंह से एक आवाज तक निकलने नहीं देती है। आरिश अब आर्या को देखते हुए नीचे झुकता है और आर्या के गर्दन पर अपने होंठ रख देता है, जिसे महसूस कर आर्या की आंखें खुद ही बंद हो जाती हैं। वही आरिश अब उसके गले पर वेट किस करते हुए वह उसके गले पर अपने निशान छोड़ता जा रहा था। उसके बाइट करने पर आर्या को तकलीफ तो हो रही थी, पर उसने अपने होठों को कर कसकर भींच रखी थी ताकि उसके मुंह से एक भी आवाज बाहर ना आए। आरिश काफी देर तक आर्या के गले पर अपने निशान छोड़ना रहता है। काफी देर बाद वह अपने सर को आर्या के गले से बाहर निकालकर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखता है, तो उसका चेहरा इस समय दूसरी तरफ घुमा हुआ था, पर आरिश देख सकता था कि आर्या ने अपने होठों को आपस में भींच रखा है ताकि वह आवाज से ना कर सके। वही आर्या को इस तरह से देखकर वह अब आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ घूमता है और वह उसके दोनों गालों को दबाते हैं, झुककर उसके होठों को अपने होठों के बीच भर लेता है और वह काफी पैशनेट होकर उसके होठों पर किस करने लगता है। आरिश के इतने पैशनेट किस के वजह से आर्या को अपने होठों में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। आरिश उसके होठों पर किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था, जिसे बर्दाश्त करने के लिए उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। वह आरिश बिना रुके उसे किस किए जा रहा था, जिससे अब आर्या के सांस उखड़ने लगी थी, पर फिर भी वह आरिश को छूटने की कोशिश या उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी। उसके हाथ इस समय उसके सर के ऊपर ही बेड पर दबा हुआ था, वह तो अब खुद को छुड़ाने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। वही जब आरिश हो आर्या की सांस धीमी होते हुए महसूस होती है, तो वह तुरंत ही आर्या के होठों को छोड़ देता है और वह उसकी तरफ देखता है तो आर्या की आंखें इस समय बंद थी और उसके छोड़ते हैं पर गहरी गहरी सांस ले रही थी। वही आरिश जब आर्या को ऐसा करते देखता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह अब आर्या के ऊपर से उठकर अपने कपड़े भी निकालकर वही फर्श पर फेंक देता है और वह वापस से आर्या के ऊपर आ जाता है और बिना एक भी पाल गवाए वह आर्या में खुद को महसूस करने लगता है। वही आरिश के ऐसा कहते हैं आर्या अपनी आंखें और भी ज्यादा कसकर वह बंद कर लेती हैं। उसे इस समय दर्द तो हो रहा था, पर वह अपने दर्द को आरिश के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। वही आर्या का ऐसा बिहेवियर और ऐसा रिएक्शन देखकर आरिश उसके साथ और भी ज्यादा रफ होता जा रहा था।
वह अपनी पूरी ताकत लगा दे रहा था आर्या को तकलीफ देने के लिए। वही आर्या कसकर अपने मुट्ठी बांधे बेड पर पीछे बेडशीट को अपने मुट्ठियों में दबोचा अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उसने अब तक आरिश को हाथ नहीं लगाया था और आर्या कभी भी आरिश को हाथ नहीं लगती थी, फिर चाहे आरिश रात में ही उसके करीब क्यों ना आए। वह आरिश अब आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर उसके होठों को जबरदस्ती अपने होठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगता है, पर आर्या उसके किस का कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। वह कभी नहीं देती थी। आरिश अब आर्या की कमर पर अपनी पकड़कर और भी ज्यादा जोर लगाए जा रहा था, साथ वह अपने चेहरे को भी आर्या के गले में छुपा लेता है। काफी देर तक यह सिलसिला चलता ही रहता है और जब तक आरिश को पूरी तरह से सुकून नहीं मिल जाता है, वह बार बार आर्या के साथ वह सब दोहराता रहता है। वही आर्या की हालत आप खराब हो चुकी थी, पर आरिश को आर्या की हालत से कोई मतलब नहीं था। वह आर्या से अलग होता है और उठकर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। वही आर्या बेड पर बिल्कुल बेजान सी पड़ी हुई थी। उसका बदन अब भी बिना किसी कपड़ों के इस तरह से बेड पर बेजान सा था। आरिश ने जाते हुए एक ब्लैंकेट तक उसके बदन पर नहीं डाला था। आरिश के बाथरूम में जाने के बाद आर्या गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और वह अपनी अधखुली आंखों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती है। आर्या में इतनी जान बची नहीं थी कि वह उठकर बेड पर बैठ पाए। वह एक दो बार उठने की कोशिश करती है, पर इस समय उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। आर्या वापस से बेड पर उसी तरह लेटे हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्या अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपने हाथों को बेड पर बढ़ाते हुए ब्लैंकेट को पकड़नी है और उसे खींचकर अपनी बॉडी पर रख लेती है। उसके बाद वह करवट लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे इस समय काफी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी और आर्या ये भी जानती थी कि बाथरूम से बाहर आने के बाद आरिश सीधा ऑफिस जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद वह लंच नहीं करने वाला। इसलिए आर्या बिल्कुल भी उठने की कोशिश नहीं करती है और वह बेड पर ही लेटी रहती है। वही थोड़ी देर बाद आरिश बाथरूम से बाहर आता है। उसने अपने कमर पर बस एक टॉवल लपेट रखा था। उसके बाद इस समय उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उसकी स्कूल बॉडी पर अभी पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा हॉट लुक दे रहे थे। आरिश अपने हाथों से अपने बालों को झटकते हुए बाथरूम से बाहर आता है। वह बाहर आकर सीधा बेड पर देखता है, जहां पर आर्या बेजान सी पड़ी हुई थी। आर्या का चेहरा आरिश को नहीं दिख रहा था। आरिश को सिर्फ आर्या की खुली पीठ नजर आ रही थी। आरिश आर्या अपनी नजरें फेरते हुए चेंजिंग रूम में चला जाता है। वही आर्या बाथरूम के दरवाजे के खोलने की आवाज सुनकर समझ जाती है कि आरिश शावर लेकर बाहर आ चुका है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह पलटकर आरिश की तरफ देख सके। वह अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पर इस तरह से लेटी रहती है। इधर आरिश थोड़ी देर बाद चेंजिंग रूम से बाहर आता है। उसने ब्लैक कलर के 3 पीस बिजनेस सूट को कैरी किया हुआ था। उसके बाल अब भी उसके माथे को ढक रहे थे। आरिश चलते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर रुकता है और वह हेयर ड्रायर से अपने बालों को ड्राई करने लगता है। अपने बालों को सुखाने के बाद वह जेल की मदद से अपने बालों को सेट करता है और पूरी तरह से तैयार होने के बाद आदेश पलटकर बेड की तरफ देखता है, जहां पर आर्या इस समय अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। आरिश जानता था कि आर्या जगी हुई है, क्योंकि इतने दर्द में उसका सोना पॉसिबल ही नहीं था। आरिश अपने कदम आप बेड की तरफ बढ़ा देता है। आरिश बेड के सामने आकर रुकता है और वह थोड़ी देर तक यूं ही अपने शांत नजरों से आर्या की तरफ देखते हुए वह झुकता है और आर्या की बाह पकड़कर उसे सीधा कर देता है। आर्या अचानक से आरिश के इस तरह से पलटने की वजह से उसके मुंह से एक हल्की से आह निकल जाती है, पर जैसे हैं वह अपने आंखें खोलकर अपने सामने आरिश को देखती हैं, पर तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घूम लेती है। वही आरिश आर्या का ऐसा रिएक्शन देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। उसके बाद वह आर्या के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर आर्या के चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है और झुककर आर्या के छोटे से होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। वही आर्या आरिश की ऐसी हरकत पर कुछ नहीं कहती, वह बिल्कुल शांत ही रहती है और आरिश को उसके मन का करने देती है। आरिश आर्या के होठों को कूतरने के बाद आर्या से दूर होता है। उसके बाद वह उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसके छोटे से लाल हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आज का लंच काफी टेस्टी था। बारिश की बात सुनकर आर्या कुछ नहीं कहती, वो अब भी बिल्कुल शांत ही रहती है। उसे आरिश की ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी। वही आरिश आर्या का ऐसा रिएक्शन पाकर आर्या की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं जा रहा हूँ, रात को तुमसे मिलता हूँ, तुम रात के लिए तैयार रहना वाइफी। आरिश वाइफी शब्द पर थोड़ा ज्यादा जोर डालते हुए बोलता है, जिसे सुनने के बाद आर्या, जो कि इस समय अपनी नजरें फेर हुए चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी, वह तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर आरिश की तरफ देखती है। वहीं आरिश के चेहरे पर एक तिरछे स्माइल थी। वह जानता था इस बात को सुन बाद आर्या उसकी तरफ जरूर देखेगी। वही आर्या जब आरिश के चेहरे पर स्माइल देखती है तो वह तुरंत ही अपनी नजरें आरिश से फेर लेती है, अपने दोनों हाथ को अपने पैंट के पॉकेट में डालता है और आर्या को देखता है। उसके बाद वह कमरे से निकल जाता है। आरिश के जाने के बाद आर्या बेड पर लेटी हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह रोना तो चाहती थी, पर वह रो नहीं पा रही थी। उसके आंसू निकलने को तैयार ही नहीं थे, साथ ही वह इस दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
जहां उसके हर एक छोटी छोटी चोट पर पूरा घर उसके सामने आ जाया करता था। सभी उसे पर हमेशा अपनी जान छिड़कते थे। आज उसकी इस कैद में जान जा रही है और किसी को इसका एहसास तक नहीं था। आर्या जानती थी उसकी जिंदगी कैसे हो चुकी है, पर वह इस शादी से भाग भी नहीं सकती थी। आर्या मजबूर थी, उसे इस रिश्ते को निभाना ही था। उसने कितनी ही बार खुद को खत्म करने तक की कोशिश की थी, पर हर बार यह समझ लो कि यह तो उसकी किस्मत खराब थी या फिर आरिश की किस्मत ज्यादा ही उस पर मेहरबान थी। आर्या जब भी ऐसा कुछ कोशिश करती, आरिश हमेशा उसके पास पहुंच जाया करता था, जिसके बाद आर्या के लिए वह पूरा दिन दर्द से भरा हो जाता था। इसलिए आर्या ने अब उसे कोशिश को भी छोड़ दिया था। उसने अब इसी चीज को अपनी किस्मत मानकर खुद से समझौता कर लिया था। वह नहीं जानती थी उसके जिंदगी में ऐसा कब तक चलने वाला है। शादी के बाद कहीं ना कहीं उसे एक उम्मीद थी कि शायद आरिश बदल जाएगा, पर शादी को 3 साल बीत चुके थे, पर हर अगले दिन आरिश और भी ज्यादा उसके साथ रूड होता जा रहा था, जिससे आर्या खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी में ये हो क्या रहा है, और ऐसी भी क्या गलती उसने कर दी जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। शाम का समय, आर्या अपनी लड़खड़ाते कदमों से बेड से उठती है। उसे इस समय भी अपने पूरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, और आरिश के रुडनेस की वजह से उसके पैरों में स्वेलिंग तक आ गई थी। वह ठीक से फर्श पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर फिर भी उसे फ्रेश होने के बाद नीचे जाकर रात का डिनर तो बनाना ही था, क्योंकि इस बार अगर उसने नहीं बनाया तो उसकी ऐसी हालात नहीं थी कि वह फिर से आर्या की रुडनेस और रफनेस को सह सके। आर्या धीरे धीरे हिम्मत करके बेड से उठती है और वह अपने कांपते पैरों के साथ बाथरूम की तरह बढ़ जाती हैं। बाथरूम में आकर आर्या खुद को मिरर में देखती हैं। उसकी हालत सुबह से भी ज्यादा खराब थी। उसके निशान जो ठीक होते नहीं थे, उस पर और नए निशाने भरते थे। उनमें से कई निशाने से खून भी निकल रहा था, जिसे देखते हुए आर्या अपनी बेजान आंखों से देखती रहती है। उसके शरीर पर इतने निशान थे कि उसके शरीर का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं था जो उन निशानों से बचा हो। हर तरफ सिर्फ काटने की और उंगलियों के निशान थे, जो कि अब नीले रंग के हो चुके थे। वहीं कुछ निशान जो दोपहर में ही आरिश उसे देख कर गया था, वह भी काले पड़ चुके थे। खुद की हालत को देखते हुए आर्या बस गहरी सांस छोड़ती है, क्योंकि अब ना तो उसके पास कोई उम्मीद बची थी और ना ही कोई रास्ता जिससे वह इस जिंदगी से बाहर निकल सके। ना तो वह मौत को ही अपने गले लगा सकती थी, और ना ही आरिश के होते हुए मौत खुद आकर उसे गले लगा सकता था। आर्या खुद से ही अपनी नजरें फेरते हुए जाकर बाथटब में बैठ जाती है, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह खड़े होकर शावर ले सके। बाथटब में बैठने के बाद उस गर्म पानी के एहसास से आर्या की आंखें एक सुकून से बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद आर्या फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती हैं, और वह कुर्ती प्लाजो पहनकर अपने बालों को मोड़कर उसका बंद बनाते हैं, और सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर कमरे से बाहर आ जाती है। आर्या कमरे से बाहर निकालकर धीरे धीरे चलते हुए नीचे हॉल में आती है, और वह सीधा किचन में चली जाती है। किचन में काकी पहले से ही डिनर की तैयारी कर रही थी। आर्या को किचन में आया हुआ देखकर काकी आर्या से कुछ कहना चाहती थी, पर आर्या अपने हाथ को दिखाकर काकी को कुछ भी कहने से रोक देती है। उसके बाद वह काकी को बाहर जाने का इशारा कर देती है। काकी आर्या की हालत देखकर ही समझ सकती थी कि इस समय आर्या पर क्या बीत रही होगी। आर्या की पूरी आंखें लाल थी, उसके आंखें भी सूजी हुई थी, साथ ही उसकी कलाइयों पर भी उंगलियों के निशान थे। उसके गले पर भी काटने के निशान दिख रहे थे, जो कि आर्या ने छिपाए ही नहीं थे। उन निशानों को देखते हुए काकी समझ चुकी थी आरिश ने दोपहर में भी आर्या के साथ वह सब किया है। पर काकी कुछ भी नहीं कहती और वह आर्या की तरफ अपने नाम आंखों से देखते हुए अपने सर को हिलाकर किचन से बाहर चली जाती हैं। उनसे आर्या की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। 3 सालों से वह यहाँ रह रही थी, क्योंकि आर्या के यहाँ आते ही आरिश ने अपने सारे पुराने मैट को यहाँ से निकाल दिया था और सिर्फ 1 मिनट को यहाँ रखा था, सिर्फ ये जानने के लिए कि आर्या पूरे दिन घर में सही से सारा काम करती है या नहीं। एक तरह से कहो तो उसने काकी को यहाँ आर्या पर नजर रखने के लिए रखा था। काकी इन 3 सालों से आरिश का आर्या के प्रति हर एक बिहेवियर को देखते आ रही थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था आरिश का ऐसा बिहेवियर आर्या के प्रति, पर वह उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने मालिक के सामने अपना मुंह खोले। पर आर्या की हालत देखने के बाद उनके आंसू भी नहीं रुकते थे। उन्होंने इस घर में आने के बाद आर्या को अपनी बेटी की तरह ही माना था, और उसके साथ हो रहे इस सलूक के लिए उनके मन में आरिश के प्रति नफरत भर रहे थे। लेकिन उनके शब्दों पर आरिश ने रोक लगा रखा था। काकी के किचन से जाने के बाद आर्या अपने कामों को करने लगती हैं। वह बस कैसे भी करके आरिश के आने से पहले सारा डिनर रेडी कर लेना चाहती थी। लगभग कुछ देर की मेहनत के बाद आर्या सब कुछ बनकर तैयार कर लेती है, और वह सब कुछ बनाने के बाद अपने हाथों को वॉश करके किचन से बाहर निकलती है। आर्या अभी हाल में पहुंची ही थी कि उसे सामने से आता हुआ आरिश दिख जाता है। आरिश को ऑफिस से आया हुआ देखकर आर्या अपनी नजरें फेरते हुए सीधा ऊपर कमरे की तरह बढ़ जाती है। वही आरिश ने आर्या का उससे नजरें अक्षय फिरते हुए देख लिया था, जिससे उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ चुकी थी। वह अपनी आंखें छोटी कर आर्या को घूर रहा था। उसे आर्या का ऐसा बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे उसने आर्या को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी हो, जिससे अब आर्या उसे इग्नोर तक करने लगी थी। आरिश अपने चेहरे पर क्रीपी स्माइल लिए आर्या के पीछे चल देता है। आर्या अभी कमरे में पहुंची ही थी कि आरिश झटके से उसे पकड़कर कमरे की दीवार से लगा देता है। आर्या अचानक से हुए इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और दीवार से लगते ही दीवार से टकराती है, जिससे उसे काफी तेज में दर्द महसूस होता है। पर वह समझ चुकी थी कि यह किसकी हरकत है, इसलिए वह अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलने देती है। वह अपने होठों को आपस में दबाए चुपचाप आरिश की तरफ देखती है। वही आरिश बिना एक भी पल गंवाए अपने हाथों को आर्या की कमर पर लपेट लेता है और वह अपने दूसरे हाथ से आर्या के छोटे से चेहरे को कसकर पकड़ते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। वह इतना एग्रेसिव होकर आर्या के होठों पर किस करने लगता है कि आर्या को ऐसा लगता है मानो आरिश उसके जान ही निकाल लेगा। आर्या आरिश को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथों को उठाकर आरिश के सीने पर रख देती है, पर वह जैसे ही आरिश के सीने पर अपने हाथ रखती है, आरिश झटके से आर्या को खुद से दूर कर देता है और वह 2 कदम पीछे चला जाता है। उसके बाद वह बुरी तरह से आर्या को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आरिश के गुस्से से भरी आवाज सुनकर आर्या जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, उससे पहले ही आरिश एकदम से आर्या के करीब आता है और आर्या को अपने बॉडी के खिलाफ उसे दीवार की तरफ पुश करते हुए वह उसके छोटे से चेहरे को काफी मजबूती से पकड़ते हुए उसके गालों को जोर से दबाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मानता हूं कि तुम दुनिया की नजरों में मेरी पत्नी हो, पर तुम्हारा मुझे हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। मेरे लिए तुम बस मेरी खिलौना हो, जिसके साथ मैं जब चाहूं तब खेल सकता हूं और जिसका इस्तेमाल मैं अपनी नीज को पूरी करने के लिए करता हूं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अगर तुम्हें छू सकता हूं तो तुम भी मुझे छू सकते हो। आखिरी भूल समझकर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, पर अगर अगली बार या गलती तुमसे दोबारा हुई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में जितनी अच्छे से बिठा लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर आरिश झटके से उसके चेहरे को छोड़कर वहां से सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। वही आर्या अपने आंसू भरी आंखों से आरिश को बाथरूम में जाते हुए देखती रहती है। आरिश के कहे एक एक शब्द ने आर्या के दिल को कचोट कर रख दिया था। क्या मतलब था आरिश का? शादी को 3 साल हो चुके थे और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब आरिश उसके करीब ना आया हो। हर दिन उसके करीब आकर हर दिन उसके साथ वह सब करने के बाद आरिश कह रहा था कि वह उसके लिए सिर्फ एक खिलौना है। क्या अब उसकी अहमियत बस इतनी ही रह गई थी कि वह उसकी जिंदगी में रहकर उसकी जरूरत को पूरा करें? हाँ, आर्या ये बात जानती थी कि शादी के अगली रात को ही आरिश ने आर्या के करीब आते हुए उससे कहा था कि वह उसे कभी हाथ नहीं लगाएगी और अगर ऐसा उसने किया तो वह उसके साथ और भी ज्यादा बुरा कर सकता है। इसके बाद आर्या ने भी कभी आरिश को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की थी, पर आज पता नहीं कैसे आर्या ने अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए थे और इतनी छोटी सी बात के लिए आरिश ने उसे एक खिलौने से कंपेयर कर दिया। पति था वह उसका, क्या उसका उसे छूने का भी हक नहीं था? जिस तरह से आरिश उसे छूता था उसी तरह से उसे भी आरिश को छूने का पूरा हक था। फिर क्यों आरिश हमेशा उसे खुद को छूने से रोकना आ रहा था? क्या अब उसकी हैसियत बस इतनी सी ही रह गई थी? क्या इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद भी उसे 2 पल की खुशी कभी हासिल नहीं होने वाली थी? आर्या अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही रोकते हुए तुरंत ही कमरे से बाहर निकाल कर चली जाती है। आर्या कमरे से निकलकर भागते हुए वापस किचन में चली आती है और वह वही काउंटर से टिकट खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे। वह बार बार अपने हाथों से अपने आंसुओं को साफ कर रही थी, पर उसका दिल इस समय बुरी तरह से दर्द कर रहा था। आरिश का उसके शरीर पर दिए हर एक जख्म भर सकते थे, पर उसके बातों से दिए उसके दिल पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भरने वाले थे। इतने दर्द सहने के बाद भी आर्या अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाने देती थी, पर आरिश के हर एक शब्द उसके हर दर्द को बर्दाश्त करने की सीमा को खत्म कर देते थे और इस समय भी आर्या के साथ वही हो रहा था। आर्या काउंटर से टिकी के अपने मुंह पर अपने हाथों को धके अपनी आंखें कस के बंद किए रोए जा रही थी। अभी आर्या किचन में रो ही रही थी कि तभी काकी किचन में आती है और आर्या को इस तरह से यहाँ किचन में खड़े होकर रोता देख वह तुरंत ही आर्या के पास आती हैं और वह आर्या के कंधे पर हाथ रखते हुए आर्या की तरफ देखते हुए बोली, बच्चे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? काकी आर्या की फिक्र करते हुए कहती है। वह आर्या से ऐसा इसलिए पूछती है क्योंकि अभी अभी अरिश ऑफिस से आया था। उन्हें आर्या को रोता हुआ देखकर यही लग आरिश ने फिर से आर्या के साथ कुछ किया है, क्योंकि आर्या बहुत ही कम रोया करती थी और उन्होंने आज तक बहुत ही कम आर्या को रोते हुए देखा था। हाँ, शुरू में आर्या रोते थी, पर कुछ महीनों बाद ही उसने रोना भी बंद कर दिया था और साथ ही किसी से कुछ कहना भी बंद कर दिया था। वह खुद में ही गुमसुम सी रहती और अपना काम करती। उसके बाद वह अकेले ही अपने कमरे में जाकर पूरा दिन कमरे में ही बंद रहती थी। कभी कभी तो वह खाना तक नहीं खाती थी। उसके बाद हर रात रस के जुल्मों को सहने के बाद सुबह उसका फिर से बिल्कुल नॉर्मल रहना ये काकी ने बखूबी देखा था। पर इस समय आर्या को रोते हुए देखकर वह समझ चुकी थी कि जरूर कुछ बड़ी बात हुई है। वही आर्या जैसे ही काकी को देखती है वो तुरंत ही अपने रोने को कंट्रोल करते हुए अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और काकी की तरफ से अपना मुंह फेरते हुए बोली, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आर्या की बात सुनने के बाद काकी बिल्कुल खामोशी हो जाती है। वह जब भी आर्या के पास आती थी
वह जब भी आर्या को संभालने की कोशिश करती थी, आर्या हमेशा उन्हें कुछ दूर कर दिया करती थी, जो कि काकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। काकी आर्या का सहारा बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि आर्या उनसे अपने हर एक दुख को बताएं, अपने हर एक दर्द को उनके साथ बांटे, ताकि उसका मन हल्का रहे। अगर वह इसी तरह से अपने मन में हर एक दर्द को दबाए रहेगी, वह जीते जी जिंदा लाश बनती जा रही थी, जो कि काकी से देखा नहीं जा रहा था। काकी इस बार जबरदस्ती आर्या के कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाती है और उसके छोटे से चेहरे को देखते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसके बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोली, जानती हूँ बहुत दर्द है इस जिंदगी में, पर बेटा इस तरह से हार मानने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, कुछ ऐसा है जिसे आप अकेले संभाल नहीं पा रहे हो, आप मुझे बता सकते हो। बेटी, माना है मैंने आपको, आप मुझे अपने दोस्त ही समझ लो। जानती हूँ आपका मुझ पर भी इतनी जल्दी यकीन नहीं हो पाएगा, आखिर मैं काम तो अपने मालिक के लिए ही करती हूँ, पर बेटा मेरी भी एक बेटी है, और जिस तरह से मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, मैं आपको भी इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। मैं आपका दर्द बांटना चाहती हूँ, मैं आपका हिम्मत बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे भी अपनी तकलीफ नहीं बताओगी? कब तक अपने दर्द को अपने अंदर छिपाती रहोगी? हाँ बोलो। और इस तरह से रोने से क्या कुछ बदल जाएगा? जब इन 3 सालों से कुछ नहीं बदला, तो अब भी कुछ बदलेगा, इसकी उम्मीद करना कहीं से भी सही नहीं है। पर लोग कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप उम्मीद रख सकती हो, पर उतना ज्यादा नहीं कि अगर वह टूटे तो तुम्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ हो। आप मुझसे बेहतर अपने जिंदगी के सच को जानती हो। मैं नहीं जानती कि आरिश बाबा आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, पर आप इस सच को जानती हैं। आप जानती हैं कि आरिश बाबा का आपके लिए ऐसा बेताब क्यों है। फिर आप उन्हें बदलने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? क्यों आप 3 सालों से चुप रहती आई हैं? और आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो आपकी और आरिश बाबा की जिंदगी इस मोड़ पर ले आए? मैं जब से आई हूँ तब से आरिश बाबा के लिए आप आपकी आंखों में प्यार देखते आ रही हूँ, और आज इतनी तकलीफ रहने के बाद भी आपकी आंखों में आरिश बाबा के लिए वह प्यार नजर आता है। हाँ, फिर आप अपने प्यार के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों आप हमेशा शांत शांत से रहती हैं? और अगर आप आरिश बाबा को माफ नहीं कर सकती, उनके साथ अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकती, तो आप इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकल जाती हैं? मैंने देखा है आपको दर्द से तड़पते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा है आरिश बाबा को आपको हर वह तकलीफ देते हुए, जिनके बाद उन्हें माफ करना तो बहुत दूर की बात है, उनसे नफरत भी नहीं की जा सकती है। फिर आप उनके साथ क्या कर रही हैं? क्यों अपनी जिंदगी आप अपनी मर्जी से जीना नहीं चाहती? क्यों आप इस कैद में, इस दलदल में फंसी हुई है? आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाते हैं? आप जब तक यहाँ रहेंगे आपको यही दर्द मिलता रहेगा। क्यों रात दिन की तकलीफें अपने सिर पर लिए घूमते रहती हैं आप? क्या आपको सुकून की जिंदगी जीना पसंद नहीं है? क्यों इस नर्क में रह रही हैं आप, ये जानते हुए भी कि यहाँ आपको एक पल का सुकून नहीं है? क्यों इस शादी को निभा रही हैं आप? काकी के इतने सारे सवाल सुनने के बाद अब आर्या से रह नहीं जाता, और वह तुरंत ही काकी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे सच में इस समय किसी के सहारे की जरूरत थी। वह टूट रही थी, अंदर ही अंदर, और इतने ज्यादा बिखेर चुकी थी कि उसे कोई समेटने वाला चाहिए था। उसे कोई ऐसा चाहिए था कि जो उसे समझा सके, उसे संभाल सके, और उसे आगे का रास्ता दिखा सके। इन सालों में उसके साथ जो भी हुआ है, उसके बाद तो आर्या ने सबसे बोलना तक छोड़ दिया है, और अब उसने इस बारे में सोचने तक छोड़ दिया था। पर आज काकी के सवाल से उसे वह पल याद आ गया, जिसके बाद से उसकी जिंदगी का ये दौर शुरू हुआ था। आर्या जानती थी कि जहाँ से यह शुरुआत हुई है, वहाँ उसकी कोई गलती नहीं थी। बस एक गलतफहमी की वजह से उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ चुकी थी, और उसने आरिश कई बार इस चीज को समझने की कोशिश भी की थी, पर आरिश उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होता था। और इसका ऐसा बिहेवियर देखने के बाद आर्या भी एक वक्त के बाद शांत हो गई। वह समझ चुकी थी कि आरिश उसकी एक बात नहीं सुनेगा, और ना ही वह उसके ऊपर यकीन करेगा। इसलिए उसने फिर दोबारा कभी भी उसे बात का जिक्र करके आरिश को उसे बात को समझने की कोशिश नहीं की। पर आज का काकी के बात को सुनने के बाद आर्या को एहसास हो रहा था कि उसने कहीं ना कहीं गलती की थी। अगर वह बेगुनाह थी, तो उसे अपने बेगुनाही साबित करनी थी, पर सिर्फ आरिश की इग्नोर करने की वजह से उसने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया। उसने उस दर्द के साथ समझौता किया जो कि उसका था ही नहीं। वो उस दर्द को सह रही थी जिस पर किसी और का नाम लिखा था। आर्या इस समय काकी से किचन में ही लिपटे हुई थी, और काकी आर्या को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज आर्या पहली बार उनके साथ अपना दर्द बांट रही थी। आर्या ने पहली बार उन्हें अपने गले से लगाया था, और पहली बार आज वह अपने सर को उनके कंधे पर रखकर रो रही थी। काकी आर्या के सर को सहलाते हुए उसे शांत कर रही थी। तभी उन दोनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आर्या झटके से काकी से अलग हो जाती है, और वह तुरंत ही अपने आंसुओं को साफ करते हुए पलट कर देखती है, तो आरिश सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रहा था। आरिश को नीचे हॉल में आता देख आर्या तुरंत ही सिंक के पास जाती है, और वह अपने चेहरे को होती है, और फिर वह अपनी दुपट्टे से अपने चेहरे को पूछते हुए खुद को नॉर्मल करने लगती हैं। वहीं काकी भी खुद को नॉर्मल करते हुए सिंक में पड़े बर्तनों को साफ करने लगती है। इधर आर्या प्लेट में आरिश के लिए डिनर निकालकर उसे लेकर वह टेबल के पास जाती हैं। वह बिल्कुल शांत हो चुकी थी, पर उसकी आंखें बेहद लाल थी। उसकी आंखों को देखकर ही समझ में आ रहा था कि आर्या अभी अभी रोई है। आर्या अपने साथ लाइट डिनर की प्लेट को आरिश के सामने डाइनिंग टेबल पर रख देती है। वहीं आरिश हॉल में आते ही सीधा डाइनिंग एरिया में आ गया था, और वह आकर अपने चेयर पर बैठ गया था।
आर्या उसके सामने डिनर की प्लेट रखने के बाद वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। आरिश अपनी नज़र उठाकर आर्या की तरफ देखता है। आर्या को अपने पास एकदम शांत खड़ा देख उसके छोटे से चेहरे की तरफ ही देख रहा था। आर्या की आंखों को लाल देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह जान चुका था कि आर्या रोई हुई है, पर उसे आर्या के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। आरिश को तो आर्या को दर्द में देखकर जैसे सुकून सा मिल जाता था, और उसे दर्द को देने के लिए वह हर हद तक जाने को तैयार रहता था। आरिश मुस्कुराते हुए आर्या की तरह देखता है, अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ता है और झटके से उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आर्या, जो कि इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, एकदम से टेबल से टकराते हुए आरिश की गोद में जाकर गिरती है। टेबल से चोट लगते ही आर्या के मुंह से चीख निकल जाती है, पर आरिश बिना उसके चोट पर ध्यान दिए अपने हाथों की पकड़ उसके कमर पर कसते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, अब तक तुम्हें इसकी आदत नहीं हुई है। तुम्हें तो इतने सालों तक मेरे साथ रहकर मेरी हर एक चीज की आदत तुम्हें हो जाने चाहिए थी। तुम हर दिन ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया हो। वेल, एक चीज तो हर दिन तुम्हारे लिए नई ही होती है, जब तुम आज रात को मेरे नीचे मौन करते हुए पिछली बार से ज्यादा एंजॉय करती हो। भले ही तुम कहते नहीं हो, पर मुझे तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नजर आता है। आखिर तुम्हें शुरू से इसकी ही तो चाहत थी, और आप सब मिल रही हैं तो तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि मैं तुम पर जुर्म कर रहा हूँ। अब तुम ही बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम अब पहले की तरह मेरे पास आने के बहाने नहीं ढूंढते हो। आखिर मैं तो तुम्हें वही दे रहा हूँ जिसकी तुम्हें चाहत है शुरू से, और इसके लिए ही तो तुम हमेशा मेरे करीब आती थी। फिर तुम्हें अब दिक्कत कहाँ हो रही है, तो मुझे ये बताओ। आरिश अपना डिनर करना छोड़कर आर्या के गले पर अपने होंठ फिराते हुए आर्या से सवाल करता है। वही आर्या अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए आरिश की हर एक बात को सुन रही थी। उसकी मुट्ठी उसकी कुर्ती पर कसी हुई थी। वह आरिश को हाथ नहीं लग रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आर्या गलती से भी बारिश को छूना नहीं चाहती थी। वही आरिश जब देखता है कि आर्या उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही है, तो वह अब अपने दांतों को आर्या के गले में धंसाना शुरू कर देता है। वही आरिश के काटने से आर्या चीख उठती है और आरिश से अब दूर होने के लिए छटपटाना लगती हैं। वही आर्य जितने ज्यादा आरिश से दूर होने की कोशिश करने लगती हैं, आरिश उतना ही ज्यादा एग्रेसिव होने लगता है। साथ ही उसके हाथों की पकड़ थी आर्या के नाजुक से कमर पर बहुत ही ज्यादा काट जाते हैं। आरिश की इतनी टाइट पकड़ से आर्या को अब प्रॉब्लम होने लगी थी, पर आरिश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो अब आर्या के गले पर किस करते हुए अपने हाथों को आर्या के पीठ पर ले जाता है और वह आर्या की कुर्ती का जिप झटके के साथ खोल देता है। तो वही आरिश के ऐसा करते ही आर्या की आंखें एकदम बाहर हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह तुरंत अपने सर को घुमाकर हॉल में इधर उधर देखने लगती है। हालांकि इस घर में सर्वेंट नहीं थे, पर काकी हमेशा यहाँ मौजूद होती थी। आर्या के दिल की धड़कन अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसे डर लग रहा था कहीं आरिश उसके साथ यहाँ हॉल में ही वह सब न करने लगे, क्योंकि आरिश की शुरू से ही यह आदत थी, उसका जब जहाँ मन होता था वो उसके वहीं पर करीब आना शुरू कर देता था और आर्या चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाती थी। आर्या अगर मना करती भी थी तो आरिश और भी ज्यादा अग्रेशन के साथ उसके साथ वह सब करता था, जिसके बाद आर्या की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से वह चुप रहना ही सही समझती थी। और आज भी आरिश वही कर रहा था। कल रात से ही आर्या के बदन में काफी ज्यादा डर था और आरिश का जब मन होता था वो इस तरह से उसके करीब आकर उसे यूं ही छोड़ दिया करता था। आर्या जानती थी आरिश अगर हॉल में उसके करीब आएगा तो आरिश के सेटिस्फाई होने के बाद उसे खुद ही उठकर रूम में जाना होगा, क्योंकि आरिश कभी भी उसे लेकर रूम में नहीं जाता था। वो उसके साथ जहां पर वह सब करता है उसे वहीं पर उसे हालत में ही छोड़ दिया करता था, जो बातें आर्या को हमेशा हट करते थे। आरिश आर्या के कंधे से उसकी कुर्ती को नीचे सरकते हुए अपने होंठ हमारे के कंधे पर रख देता है। वही आर्या आरिश के होठों को अपने कंधे पर महसूस कर उसकी पकड़ अब अपने कब्जों पर और भी ज्यादा कस जाते हैं। साथ ही उसकी सांसें भी अब भारी होने लगती हैं, पर उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो इस चीज को दोबारा से सह सके। वह गहरी सांस लेते हुए अपनी धीमी आवाज में बिना आरिश की तरफ देखे हुए बोली, प्लीज आप अपना डिनर कर लीजिए, हमें जाने दीजिए, हम दोबारा से आपको नहीं झेल सकते हैं, हम में इतनी ताकत नहीं है, प्लीज आप हमें छोड़कर अपना डिनर कीजिए। आर्या का इतना कहना था कि एक तेज चिक उसके मुंह से निकल जाती है, क्योंकि आरिश ने काफी कसकर उसके कंधे पर काटा था। आरिश उसके कंधे पर काटने के बाद अपने चेहरे को आर्या के कंधे से हटाते हुए आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा मुझे मना करने का कोई हक नहीं है, मैं पति हूँ तुम्हारा, मेरा जब और जहाँ मन करेगा मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, और यह हक तुम क्या कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए अब अपना यह मुंह बंद रखो और मुझे मेरा काम करने दो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा बोलोगे तकलीफ तुम्हें है उतना ज्यादा होगा। आरिश आर्या इस बात को सुनकर तुरंत ही आरिश की तरह देखती है, तो आरिश के चेहरे पर इस समय एक डेविल स्माइल थी। वह आर्या के गले पर अपनी उंगलियां बहुत ही सडक्टिव वे में चलते हुए उसके सीने की तरफ लाते हुए बोला, तुम जानती हो जब जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे तुम्हारे मुंह से बस तुम्हारे चिकने चिल्लाने की आवाज ही पसंद है, उसके अलावा एक शब्द भी मुझे तुम्हारे मुंह से बर्दाश्त नहीं है, फिर भी तुम हमेशा वही गलती क्यों करती हो। आरिश की इस बात को सुनकर आर्या तुरंत है अपना मुंह फेर लेती है। आरिश हमेशा ही उसे ऐसे ही एक ट्रीट करता था,
जैसे उसकी ज़िंदगी उसकी कोई अहमियत ही ना हो, उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। उसकी हर बात को वह इस तरह से इग्नोर करता था जैसे वह इंसान ही ना हो। जब मन किया वह उसके करीब आता और जब मन किया उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाता था। क्या उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या हो अगर वो उसके साथ हॉल में ही करीब आने के बाद, उसे उसी तरह छोड़कर चले जाने के बाद कोई और उसके घर में आ जाए? क्या इज्जत रह जाएगी? अगर आरिश को किसी चीज़ से मतलब थी तो वह थे बस उसकी इच्छाओं से, जिसे पूरी करने के लिए वह जब चाहे तब आर्य से पूरी कर लिया करता था। वहीं काकी जो किचन में बर्तन धो रही थी, वह बर्तन धोने के बाद किचन से बाहर आनी है, पर जैसे ही उनकी नज़र सामने एरिया की तरफ जाती है, वह तुरंत अपने नज़र झुकते हुए पैलेस से बाहर चली जाती है और वह सीधा सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती है, क्योंकि आगे जो भी होने वाला था वो अच्छी तरह से जानती थी और उनके वहां पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं था। वही आरिश ने काकी को जाते हुए देख लिया था और अब उस घर में उन दोनों के ही अलावा और कोई भी नहीं था। आरिश आर्या को अपनी गोद में लिए अपने चेयर से उठता है और उसे लेकर हाल में ही सोफे की तरह बढ़ जाता है और सोफे के पास पहुंचकर एक झटके से आर्या को सोफे पर छोड़ देता है, जिससे आर्या एकदम से जाकर सोफे पर गिरती है और इसी के साथ वो एक बार बाउंस कर जाती है, क्योंकि सोफा काफी ज्यादा सॉफ्ट था। आर्या को चोट तो नहीं लगी थी, पर वह डर जरूर गई थी। अब आरिश आर्या की तरफ देखते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। आर्या आरिश को इस तरह से अपने शर्ट के बटन खोलता हुआ देखकर एकदम से घबराते हुए तुरंत ही सोफे से उठकर बैठ जाती हैं। उसके बाद वो आरिश की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा ना, हम आपको नहीं झेल सकते हैं, फिर क्यों आप हमारे साथ हर बार जबरदस्ती करते हैं? हम थक चुके हैं इस जिंदगी से, क्यों आप हमें अकेला नहीं छोड़ देते हैं? आरिश जो कि आर्या के सारी बातें सुनते हुए अपने शर्ट की बटन्स खोल रहा था, पर जैसे ही आर्या की कही लास्ट लाइन को सुनता है, उसके हाथ उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए एकदम से रुक जाते हैं और वह आर्या की तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए एकदम से आर्या की तरह बढ़ता है और वह आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर पीछे की तरफ धकेलते हुए आर्या को वापस से सोफे पर गिरा देता है। उसके बाद वह उसके गालों को कसकर दबाते हुए उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अकेला, और तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें तो अब पूरी जिंदगी इस नर्क में ही बितानी होंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के बिस्तर पर बिना इजाजत के जाने की? तो अब क्या हुआ? अब तो तुम्हें पूरी इजाजत है मेरे बिस्तर पर आने की। फिर तुम क्यों पीछे जा रही हो? क्या मेरे साथ तुम पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाती हो, या फिर तुम्हारे उस एहसास में मेरी तरफ से कोई कमी रह जाती है? अगर ऐसा है तो मैं आज वह कसर भी पूरी कर देता हूँ। आखिर यही सोचकर उसे रात मेरे करीब आई थी ना, तुम यही चाहती थी ना? तुम हर रात तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही तो सोना चाहते थी, इसलिए ही तो तुमने उस रात वह सब कुछ किया। फिर अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है जब मैं खुद से तुम्हें वह सारी चीज़ दे रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा अब मुझे भी दिल भरने लगा है और अब तुम मुझे आज़ादी पाकर और की बाहों में पहुंचाना चाहती हो? आर्या की आरिश के इस तरह से उसके चेहरे को दबाने की वजह से पहले ही काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस कर रही थी, साथ ही उसकी आंखें भी भर आई थी। वहीं अब आरिश की ऐसी बातें सुनकर उसके आंखों में ठहरे आंसू अब बहकर उसके गालों पर आ जाती हैं। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आरिश उसके बारे में ऐसा सोचता होगा। और आरिश हर पर जिस रात की जिक्र करके उसे तकलीफ देता था, आर्या तो खुद ही उसे रात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। नहीं जानती थी वह कि उस रात वह आरिश के पास कैसे पहुंची थी। नहीं जानती थी आर्या उस रात के बारे में कि आखिर उसे रात उसके और आरिश के बीच हुआ क्या था। फिर भी आरिश हर बार उसे रात को याद दिलाते हुए उसे उस चीज़ की सजा देता था जो उसने कभी की ही नहीं थी। और आज तो आरिश ने हद ही कर दी थी। आज वह उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आरिश को अपने करीब नहीं आने दे रही थी। आरिश जो चाहता था वह उसे नहीं दे रही थी, सिर्फ इस वजह से आरिश उस पर इतने गंदे इल्जाम लगा रहा था। आर्या की आंखें अब धीरे धीरे लाल होने लगती हैं और अब वह जो कभी आरिश को हाथ नहीं लगती थी, वह तुरंत ही अपने दोनों हाथों से आरिश के उस हाथ को पकड़ती है जिससे आरिश ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ रखा था, और वह उसके हाथों को अपने चेहरे से दूर करने लगती है। वहीं आरिश की आंखें तीखी हो जाती है जैसे ही वह देखता है कि आर्या उसके हाथों को पकड़कर अपने चेहरे से दूर कर रही है। आरिश एकदम से आर्या के चेहरे को छोड़ता है और वह उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने एक हाथ में पकड़ता है और उसे उसके सर के ऊपर सोफे पर टिकते हुए झटके से उसकी बदन से उसके कपड़े को खींचकर अलग कर देता है। अचानक से आरिश के इस तरह खींचने की वजह से आर्या की पूरी कुर्ती टुकड़ों में बंट जाती है, पर आरिश को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कुर्ती को वही नीचे फर्श पर फेंकता है और किसी हैवान की तरह वह आर्या के ऊपर टूट पड़ता है। वही आरिश के करीब आते ही आर्या के मुंह से चीख निकल जाती है और वह दर्द से तड़पते हुए आरिश को खुद से दूर करने लगती है। पर आरिश तो जैसे आज किसी और ही मूड में था। जितना ज्यादा आर्या उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करती, आरिश की पकड़ उसके ऊपर उतने ही ज्यादा कसती जा रही थी। वही आर्या अब जोर जोर से रोने लगी थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि वह आरिश के पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा सकती है और उसे इस समय बेहद तकलीफ भी हो रही थी। पर आरिश तो जैसे उसे आर्या की तकलीफ से या फिर उसके रोने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वह बस अपने मन की किया जा रहा था और वह इतना ज्यादा रफ हो चुका था कि आर्या की आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा था।
आरिश आर्या के पूरे गले और उसके कंधों पर अपने निशान छोड़ने के बाद वह आर्या की होठों को अपने होठों के बीच दबाते हुए काफी एग्रेसिव होकर उसके होठों पर किस करने लगता है, और इसके इतने एग्रेसिव होकर उसे किस करने की वजह से आर्या के होठों से अब खून आने लगता है, जिसका टेस्ट आरिश अपने मुंह में महसूस कर पा रहा था, पर फिर भी वो आर्या को नहीं छोड़ता है। वही आर्या को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। वह अब आरिश की पकड़ में छटपटाने लगी थी, पर आरिश उसकी पूरी बॉडी पर अपना कंट्रोल करते हुए उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़े हुए था। आर्या अब तो उसकी बाहों में हिल भी नहीं पा रही थी, और अब आरिश आर्या के होठों को अपने होठों के बीच दबे हुए ही उसे पर किस करते हुए आर्या के करीब चला जाता है, जिससे एक तेज चिक आर्या के मुंह में ही दब कर रह जाती है। इसके साथ ही आर्या की आंखें एकदम से बाहर आने को हो जाती है और वह अपने पैरों को सोफे पर पटकने लगती है, पर आरिश तुरंत ही उसके पैरों को अपने पैरों के बीच फंसाते हुए उसके पैरों पर भी अपना कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद आर्या अब हिल भी नहीं पा रही थी, पर अब उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू गिर रहे थे जो कि उस सोफे को भिगो रहे थे। और आरिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। वही आर्या की आज दर्द भरे रात का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। काफी देर की लंबी किस के बाद आरिश अब जाकर आर्या के होठों को छोड़ता है। आरिश के होठों को छोड़ते ही आर्या एकदम से गहरी सांस लेने लगती है। उसकी सांसें लगभग आरिश ने रोक ही दी थी। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। साथ ही आरिश उसे लगातार दर्द दिए जा रहा था, जिसकी वजह से उसके सांस काफी ज्यादा फूलने लगी थी। आर्या का चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था। वही उसकी पकड़ सोफे पर काफी ज्यादा कसी हुई थी, क्योंकि आरिश ने अब भी उसके हाथों को उसके सर के ऊपर ही दबाए रखा था। ये दर्द भरी रात का सिलसिला सुबह के 3 बजे तक चलता है। इस बीच आर्या ना जाने कितनी ही बार बेहोश हुई थी और कितनी ही बार दर्द की वजह से ही होश में आई थी, पर आरिश इस बीच एक बार भी नहीं रुका। आरिश अपने हर हद पार करने में लगा हुआ था। वही जब आरिश आर्या को आजाद करता है तो आर्या की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आर्या से अलग होने के बाद सोफे से नीचे पड़े अपने पैंट को उठाकर पहनता है। उसके बाद वो सोफे के पास ही खड़े होकर अपने होठों के किनारे को साफ करता है, क्योंकि उसके होठों के किनारों पर आर्या के ब्लड लगी हुई थी, जो कि उसके किस करने की वजह से ही आर्या के होठों से आने लगे थे। आरिश सोफे के पास खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए आर्या की तरफ देखता है, जिसकी आंखें बंद थी और वो बेजान सी उस सोफे पर लेटी हुई थी। पर आरिश की आंखें तब जाकर कठोर हो जाती हैं जब वो सोफे पर ब्लड के स्टैंड देखता है। आरिश जानता था कि इस समय आर्या के पीरियड्स के टाइम नहीं है, फिर वो स्टैंड कैसा था। आरिश जाकर आर्या के चेहरे की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़कर उसके गालों को थपथपाता है, पर आर्या कोई रिस्पांस नहीं देती। आर्या को इस तरह से बेजान देखकर आरिश की आंखें और भी ज्यादा कठोर हो जाती है और वह आर्या के चेहरे को पकड़कर उसे हिलाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगता है, पर आर्या कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। आरिश के नज़ारे बार बार सोफे पर लगे उसे स्टैंड पर भी जा रही थी, जो कि बीतते पल के साथ वो बढ़ता ही जा रहा था। आर्या की आंखें न खोलने की वजह से आरिश की अब आंखें कठोर होने लगती हैं। वह तुरंत ही आर्या को सोफे से उठाकर अपनी गोद में लेता है और उसे लिए अपने कमरे की तरह बढ़ जाता है। ऐसे तो कभी भी आरिश आर्या को कमरे में लेकर नहीं आया था। वह जहां भी आर्या के करीब जाता था, वह अपनी ख्वाहिश से पूरी करने के बाद आर्या को वहीं पर उसी हालत में छोड़ दिया करता था। पर आर्या की आज की हालत को देखते हुए आरिश उसे वहां हॉल में छोड़कर अपने कमरे में जा ही नहीं पाया। वह आर्या को लिए अपने कमरे में आता है और आर्या को सीधा बेड पर लेटा देता है। आर्या को बेड पर लेटाने के बाद आरिश साइड टेबल से पानी की ग्लास को उठता है और उससे अपने हाथों में लेकर पानी के छींटे आर्या के मुंह पर मरता है ताकि आर्या होश में आए। पर पानी छिड़कने के बाद भी आर्या की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती। वो अब भी बेसुध से उसी तरह से बेड पर लेटी हुई थी। वहीं आर्या की बॉडी में बिल्कुल भी हलचल ना देखकर अब आरिश इरिटेट होने लगता है। उसे किसी का भी इस तरह से ख्याल रखने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो अब आर्या की तरफ देखते हुए गुस्से से अपने दांत किटकीते हुए कबर्ड की तरह बढ़ता है और वह कबर्ड से आर्या के लिए एक कपड़े निकालकर आर्या को पहना है। उसके बाद वह आर्या को अपने गोद में लिए वापस से नीचे हॉल में आता है और वह अपने घर की चाबी लेने के बाद सीधा अपने पैलेस से निकल जाता है। आरिश आर्या को लेकर बाहर आता है और वह उसे कार की बैक सीट पर लेटा देता है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, जिसके बाद वह कार स्टार्ट करके कार को मुंबई की सड़कों पर काफी रफ्तार से दौड़ाने लगता है। थोड़ी ही देर में आरिश की कार अस्पताल के सामने आकर रुकती है। आरिश को अस्पताल लेकर आना तो नहीं चाहता था, पर आर्या की ब्लीडिंग को ना रुकता देखकर वह आर्या को इस हालत में छोड़ भी नहीं पाया। वह आर्या से कितने भी नफरत क्यों न कर ले, पर एक टाइम था जब उसने खुद ही आर्या की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। भले ही हालात अभी कुछ भी हो, पर एक टाइम था जब आर्या उसकी दोस्त थी और एक यही कारण था जिसकी वजह से आरिश उसे इस हाल में छोड़ नहीं पाया। आर्या को लेकर कार से बाहर आता है और वह उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अस्पताल के अंदर आने के बाद आरिश सीधा उसे लेकर वीआईपी वार्ड की तरफ जाता है और आरिश को हॉस्पिटल में देखकर वहां की रिसेप्शनिस्ट तुरंत ही डॉक्टर के केबिन में कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म कर देती है। वही आरिश आर्या को लाकर बेड पर लेटाता आता है। उसके बाद वह वहीं पर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर की टीम उसके सामने खड़ी थी। आरिश इस बिना किसी इमोशन के बेड पर लेटी बेजान से आर्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाकर उसे चेक करो और उसे होश में लेकर आओ।
आर्या की हालत को देखते हुए वह डॉक्टर अब आरिश की तरफ देखती है। उसके बाद वह अपने सर को झुकाते हुए बोली, क्या आप बता सकते हैं कि यह पेशेंट आपकी क्या लगती है? उस डॉक्टर के इस सवाल को सुनकर आरिश अपनी खतरनाक नजरों से उसे डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, जितना काम कहा है उतना ही किया करो। उससे ज्यादा सवाल करने की परमिशन तुम्हें मैंने दी नहीं है। और अगर तुम्हारे जवान ज्यादा चलने लगी हैं तो मेरे आदमियों को 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसे तुमसे अलग करने में। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और शांति से उसे चेक करके बताओ कि आखिर वह बेहोश क्यों हुई है। आरिश की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर वह डॉक्टर खड़े खड़े ही काम जाती है। वह तुरंत ही बेड की तरफ जाती है, पर जैसे ही वो आर्या की कंडीशन देखती है उसे समझती देर नहीं लगती कि आर्या के साथ क्या हुआ है। वो एक नज़र आरिश की तरफ देखती है, जिसकी नज़रें इस समय बेड पर ही टिकी हुई थी। आरिश को बेड की तरफ देखता देखकर वह डॉक्टर की अभी हिम्मत ही नहीं होती है कि वह अपने मुंह से एक शब्द भी निकाले। वह चुपचाप आर्या को चेक करने लगती हैं, क्योंकि इसके बाद वह आरिश को अब कमरे से बाहर जाने को भी नहीं कह सकती थी। थोड़ी देर तक वो डॉक्टर शांति से आर्य को चेक करती है, पर जैसे जैसे वो आर्य को चेक कर रही थी उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे, साथ ही उसके आंखों में हैरानी भी भरने लगी थी। आर्या की पूरी बॉडी जहां जहां पर वो देख रही थी वहां सिर्फ काटने के निशाने से ही भरे हुए थे। उस डॉक्टर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना हैवानियत भी किसी लड़की के ऊपर दिखा सकता है। वह डॉक्टर पूरी तरह से आर्या को चेक करने के बाद अब पलटकर आरिश की तरफ देखती है, तो आरिश की नज़रें अब भी बेड की तरफ ही पाकर वह अपने सर को झुकते हुए बोली, देखिए हमें नहीं पता कि यह आपकी क्या लगती है, पर उनके साथ जबरदस्ती की गई है और यह शायद काफी पहले से हो रही है। उनकी बॉडी पर कई सारे ऐसे निशान हैं जो कि भरने के जगह और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, और आज भी इनके साथ यही हुआ है। और आज की जबरदस्ती की वजह से इनको इंटरनल चोट आई है, जिनकी वजह से ब्लड आ रहा है। और अगर ऐसा ही चलते रहा तो इनका ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। और इतनी कमजोरी में भी इतने रफ तरीके से उनके साथ फिजिकल होना इन्हें मौत की तरफ ले जा रहा है। इसलिए एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इन्हें इन सारी चीजों से दूर रखें, और जितना हो सके उतना इन्हें फिजिकल होने से रोकें। इन्हें फिजिकल एक्टिविटी से दूर रखें जब तक इनकी हेल्थ जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती। तब तक अगर इनसे दूरी बनाकर रखा जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर एक बार उनके इंटरनल छोरों में इन्फेक्शन हो गई तो उसके बाद बिना सर्जरी के और कोई रास्ता नहीं बचेगा इन्हें बचाने का, और उसमें भी काफी ज्यादा रिस्क होते हैं। तो आप फैसला आपका है। इस बार डॉक्टर बिना डरे आरिश से सारी बातें कह गई, क्योंकि उसे इस समय आर्या की हालत देखते हुए इतनी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी कि उसे आरिफ से बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रही थी। वह यही सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान इतनी ज्यादा हैवानियत पर कैसे उतर सकता है। क्या उसे कभी दिख नहीं कि ये लड़की कितनी ज्यादा तकलीफ में है, और आज भी इस लड़की की जो हालात है वह भी उसकी हैवानियत की वजह से ही है। डॉक्टर नहीं जानती थी कि ये लड़की आरिश की क्या लगती है, और आरिश उसे खुद लेकर हॉस्पिटल क्यों आया है। इसलिए वो बारिश से सिर्फ इतना ही कहती है कि आर्या को फिजिकल एक्टिविटी से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर को ये बात पता होती कि इस लड़की की इस हालत की जिम्मेदार आरिश है तो वह शायद ही आरिश को कभी भी रिस्पेक्ट भरी नजरों से देख पाती, जो कि इस समय उसकी आंखों में थी। एक लड़की होने के नाते वह डॉक्टर समझ सकती थी कि इस समय आर्या की कंडीशन क्या होगी, और यह सब सहने के बाद जाहिर सी बात है कि वह जब होश में रहती होगी तब भी उसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती होगी कि वह कुछ सोच सके। और अगर ऐसा ही चला रहा तो बहुत ही जल्द आर्या की मेंटल हेल्थ भी बिगड़ जाने वाली थी। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।